नमस्कार दोस्तों, मैं अजय चौरसिया, माध्यमिक शिक्षक, शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय सिलवानी, जिला रायसेन, आप सभी का सामाजिक विज्ञान की इस कक्षा में एक बार पुनः स्वागत करता हूं। आज हम क्लास 9th की सोशल साइंस की NCERT की बुक्स समकालीन भारत के सेकंड चैप्टर भारत का भौतिक स्वरूप पर चर्चा करेंगे। यह चैप्टर आपकी बुक्स का बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि इस चैप्टर से सभी तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं और UPSC के एग्जाम में भी इस चैप्टर से अक्सर प्रश्न आते रहते हैं। तो इस चैप्टर को आपको ध्यान से पढ़ना है, इस वीडियो को आपको ध्यान से देखना है और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। हम इस चैप्टर के अंतर्गत हमारे देश के पर्वतीय इलाके जैसे कि हिमालय पर्वत का अध्ययन करेंगे, इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है और इसकी क्या उपयोगिता है। इसके साथ ही उत्तर का विशाल मैदान किस प्रकार से हमारे लिए उपयोगी है उसकी जानकारी प्राप्त करेंगे। मरुस्थल कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। इसके साथ ही पठार और जो द्वीप समूह हैं उनके बारे में जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है हिमालय। हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई, हिमालय का निर्माण किस प्रकार हुआ है, यह जानने के लिए हमें सबसे पहले जानना होगा हमारे देश की उत्पत्ति के बारे में। हमारे वर्तमान भारत का निर्माण किस प्रकार हुआ है, क्योंकि हिमालय की उत्पत्ति का रहस्य भी हमारे देश के निर्माण में ही छिपा हुआ है। तो आइए सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि हमारे देश का जो भौतिक स्वरूप है वह किस प्रकार है। क्या हमारा देश भारत प्रारंभ से ही एशिया महाद्वीप का हिस्सा रहा है अथवा पहले हमारा देश कहीं और था। ये जानने के बाद ही हम हिमालय को समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि जब तक हम हमारे देश के वर्तमान स्वरूप का किस प्रकार निर्माण हुआ है यह नहीं जान लेंगे तब तक हम हिमालय को जानने का पूरा प्रयास नहीं कर पाएंगे। भारत और एशिया सहित दुनिया के जितने भी देश हैं, जितने भी द्वीप हैं, जितने भी महाद्वीप हैं, इनका निर्माण किस प्रकार हुआ है इसको समझने के लिए सबसे पहले हम पृथ्वी की संरचना पर बात करेंगे। आपको मालूम है कि पृथ्वी गोल है। पृथ्वी का निर्माण 3 लेयर से मिलकर हुआ है। जिस प्रकार से प्याज के छिलके होते हैं ठीक उसी प्रकार से पृथ्वी की भी 3 सतह हैं। सबसे आंतरिक स्तर धात्विक क्रूड कहलाता है और बीच की लेयर को मध्य स्तर मेंटल कहा जाता है और सबसे ऊपरी सतह को भूपर्पटी कहा जाता है। पृथ्वी की इस संरचना को समझने के लिए हम उबले हुए अंडे का सहारा ले सकते हैं। उबले हुए अंडे के सबसे ऊपर एक छिलका होता है, उसके मध्य भाग में एक सफ़ेद पदार्थ की परत होती है और अंडे के बीचों बीच एक पीले कलर से बना हुआ गोला होता है। तो इस प्रकार से अंडे की जो संरचना है उसको आप पृथ्वी की संरचना से जोड़कर देख सकते हैं। अब जो पृथ्वी की सबसे ऊपरी सतह है उसको हम अंडे का छिलका की तरह देख सकते हैं। जब हम अंडे के छिलके को निकालते हैं तो उसको हमें क्रैक करना होता है। उसको जैसे ही उस पर ठोकर मारते हैं तो अंडे के छिलके होते हैं वो क्रैक हो जाते हैं। ठीक इसी प्रकार से हमारे पृथ्वी की जो ऊपरी सतह है वह अलग अलग प्लेटों से बनी हुई होती है। अंडे की जो छिलके हैं वही हम मान सकते हैं पृथ्वी की ऊपरी परत है। पृथ्वी की जो सतह है वह पूरी तरह से अस्थायी है और परिवर्तनशील है। पृथ्वी की सतह पर होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन करने के लिए प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत को सर्वाधिक मान्यता प्रदान की गई है। इस सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी की जो सबसे ऊपरी सतह है वह विभिन्न प्लेटों से मिलकर बनी है और यह प्लेटें एक स्थान से दूसरे स्थान पर खिसकती रहती हैं। यह प्लेटें 3 प्रकार से एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूव करती हैं। जब 2 प्लेटें एक दूसरे के विपरीत दिशा में गमन करती हैं तो उसे अपसारी संचलन कहा जाता है और जब एक दूसरे के विपरीत दिशा में गमन करेंगी तो वहाँ पर बीच में गड्ढा हो जाएगा, खाई हो जाएगी, वहाँ पर समुद्र का निर्माण हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से जब 2 प्लेटें एक दूसरे की ओर गमन करती हैं तो इसे अभिसारी संचलन कहा जाता है और जब ये 2 प्लेटें मिलकर आपस में टकराती हैं तो वहाँ पर पर्वतों पहाड़ों का निर्माण होता है, जैसे कि हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ है, जिसके बारे में हम आपसे अभी चर्चा करने वाले हैं। और जब 2 प्लेटें एक दूसरे के समानांतर गति करती हैं तो इससे किसी प्रकार की परपटी का निर्माण नहीं होता और ना ही विनाश होता है। तो आप लोगों ने समझ लिया कि 3 प्रकार से प्लेटों का गमन होता है। जब 2 प्लेटें एक दूसरे के समीप आती हैं तो वहाँ पर पर्वत पहाड़ों का निर्माण होता है। जब 2 प्लेटें एक दूसरे से दूर जाती हैं तो वहाँ पर
समुद्र का निर्माण होता है, और जब प्लेटें समानांतर गति करती हैं तो वहाँ पर किसी प्रकार का कोई निर्माण नहीं होता और ना ही विनाश होता है। अब इतना समझने के बाद हम आपको लेकर चलते हैं दुनिया के मैप पर, जो कि 2700 करोड़ साल पहले का है। उस समय पृथ्वी को अस्तित्व में आए करीब 4 अरब 20 करोड़ साल हो गए थे। उस समय पृथ्वी पर जमीन का बस एक ही टुकड़ा था। उस समय कोई उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, एशिया ये सब कुछ नहीं था। बस केवल एक ही जमीन का टुकड़ा था जिसका क्षेत्रफल आज के सभी देशों के क्षेत्रफल के जोड़ के बराबर था। हमारे आज के विद्वानों ने उस समय के इस जमीन के टुकड़े को पेंजिया नाम दिया है, लेकिन समय के साथ ये जमीन का टुकड़ा 2 भागों में बंटना शुरू हो गया। वैज्ञानिकों के अनुसार इसका कारण जमीन के नीचे कुछ ज्वालामुखी क्रियाएं थी, जिनके कारण यह लैंड 2 भागों में बंट गया। पेंजिया का एक भाग टूटकर उत्तर की ओर चला गया जो कि लौरासिया, और एक भाग टूटकर दक्षिण में चला गया जो कि गोंडवाना कहलाया। आगे चलकर गोंडवाना लैंड से ही टूटकर ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, अंटार्कटिका और यहाँ तक कि अपना भारत भी अस्तित्व में आया। आज से 18 करोड़ साल पहले गोंडवाना टूटना शुरू हुआ और ये सब द्वीप बने। आज से 9 करोड़ साल पहले अफ्रीका से एक जमीन का टुकड़ा अलग हुआ जो कि क्षेत्रफल में काफ़ी बड़ा था। इस जमीन के टुकड़े में आज का भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और श्रीलंका जैसे देश निहित थे। अब लगभग 8.8 करोड़ साल पहले इस जमीन का एक बड़ा भाग ऊपर की ओर बढ़कर नॉर्थ ईस्ट दिशा की ओर बहुत तेजी से बढ़ने लगा और आज से 4 करोड़ साल पहले एशिया यानी यूरेशिया प्लेट से जा टकराया। यहाँ मैं आपको बता दूं कि ऊपर जो लौरासिया नाम का भूखंड बचा हुआ था वह भी टूटकर उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया में बढ़ चुका था। इंडियन प्लेट का यूरेशियन प्लेट से टकराने का नतीजा एक बहुत ही ऊंचे पर्वत का निर्माण हुआ। आज हम उस पर्वत श्रृंखला का नाम हिमालय के नाम से जानते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया था कि 2 प्लेटों के आपस में टकराने से पर्वतों और पहाड़ों का निर्माण होता है। तो हिमालय की उत्पत्ति किस प्रकार हुई इसको समझने के लिए हमने आपको ये पूरी कहानी बताई है। आज से 8.8 करोड़ साल पहले इंडियन प्लेट 20 सेंटीमीटर प्रति वर्ष की रफ्तार से नॉर्थ ईस्ट दिशा की तरफ बढ़ रहा था, जो कि उस समय किसी भी प्लेट में सबसे ज़्यादा था। आज के समय में भी इंडियन प्लेट 3 सेंटीमीटर प्रति वर्ष की रफ्तार से बढ़ रहा है और यही वजह है कि हिमालय भी हर साल 1 सेंटीमीटर से ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारा देश अनेक प्रकार की स्थलाकृतियों वाला एक विशाल देश है। जिस प्रकार से हमारे देश में धर्म, संस्कृति, भाषा आदि में अंतर पाया जाता है, ठीक इसी प्रकार से हमारे देश की भू आकृतियों में भी पूरे देश में अंतर देखने को मिलता है। कहीं पर ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं तो कहीं पर विशाल मैदान हैं, तो कहीं पर पठार हैं, तो कहीं पर द्वीप समूह हैं। हमारे देश में भूमि में बहुत अधिक भौतिक विभिन्नताएं देखने को मिलती हैं। भूगर्भीय तौर पर देखा जाए तो प्रायद्वीपीय पठार पृथ्वी की सतह का प्राचीनतम भाग है। इसे भूमि का एक बहुत ही स्थिर भाग माना जाता था और ऐसा माना जाता था कि इसमें परिवर्तन नहीं होते, परंतु हाल में आए भूकंपों ने इस धारणा को गलत साबित किया है। हिमालय और उत्तरी मैदान हाल में बनी स्थलाकृतियाँ हैं। भूगर्भ वैज्ञानिकों के अनुसार हिमालय पर्वत एक अस्थिर भाग है। हिमालय की पूरी पर्वत श्रृंखला एक युवा स्थलाकृति को दर्शाती है, जिसमें ऊंचे ऊंचे शिखर हैं, गहरी गहरी घाटियां हैं और तेज बहने वाली नदियां हैं। उत्तरी मैदान की बात करें तो उत्तरी मैदान जलोढ़ निक्षेपों से बना है और प्रायद्वीपीय पठार की बात करें तो यह आग्नेय और रूपांतरित शैलों वाली कम ऊंची पहाड़ियों और चौड़ी घाटियों से बना है। मुख्य भौगोलिक वितरण की बात करें तो हमारे देश को 6 मेजर फिजियोग्राफिक डिवीजन्स में बांटा गया है। इनमें सबसे पहला है हिमालय पर्वत श्रृंखला। हिमालय पर्वत श्रृंखला ब्रह्मपुत्र नदी जो कि पूर्व में स्थित है, यहाँ से लेकर के पश्चिम में सिंधु नदी तक फैला हुआ है, जो कि अर्धगोलाकार में या धनुष के आकार में है। इसके बाद
बात करते हैं उत्तरी मैदान की, तो हिमालय पर्वत से लगा हुआ हिमालय के दक्षिण में जो मैदान है वह उत्तर का मैदान कहलाता है। यहाँ पर अनेक नदियाँ हैं जो उत्तरी मैदान का निर्माण करती हैं। इसके बाद इसी से लगा हुआ जो आप एरिया देख रहे हैं, यह पूरा एरिया प्रायद्वीपीय पठार कहलाता है। और इसके बाद बात करते हैं हम मरुस्थल की, तो मरुस्थल यहाँ पर गुजरात और राजस्थान तक फैला हुआ है। तटीय मैदान की बात करें तो यहाँ पर जो पश्चिम का मैदान है और यह है पूर्वी तटीय मैदान, इन दोनों मैदानों को तटीय मैदान कहा जाता है। और अगला है द्वीप समूह, तो लक्षद्वीप समूह यहाँ पर है और अंडमान निकोबार द्वीप समूह यहाँ पर है। तो इस तरह से पूरे 6 वर्गों में हमारे देश की भौतिक संरचना को, भू आकृतियों को विभाजित किया गया है। हम इस वीडियो में इन्हीं सब पर विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे हिमालय पर्वत की, द हिमालय माउंटेन्स। हमारे देश के उत्तरी सीमा पर विस्तृत हिमालय भूगर्भीय रूप से युवा एवं बनावट के दृष्टिकोण से वलित पर्वत श्रृंखला है। अब यहाँ पर एक बात आई है कि युवा और बनावट के दृष्टिकोण से वलित पर्वत श्रृंखला क्यों है। हमने आपको बताया था कि हिमालय का निर्माण किस प्रकार से हुआ है। आज से करोड़ों वर्ष पहले पृथ्वी पर सिर्फ एक ही भूमि का टुकड़ा था जिसको पेंजिया कहा जाता था। धीरे धीरे उस भूमि के 2 टुकड़े हो गए और एक टुकड़ा उत्तर की ओर बढ़ गया जिसको लौरासिया या अंगारा लैंड के नाम से जाना जाता है, और दूसरा टुकड़ा दक्षिण की ओर खिसक गया जिसको गोंडवाना लैंड के नाम से जाना जाता है। आगे चलकर गोंडवाना लैंड से भी कुछ भूमि के टुकड़े अलग अलग हो गए। इन्हीं में से एक टुकड़ा था अफ्रीका। अफ्रीका की भूमि से एक भूमि का टुकड़ा अलग हुआ और यह धीरे धीरे इस ओर जाने लगा। ये कौन सी दिशा है, यहाँ पर आप देखेंगे ये उत्तर दिशा है और ये है पूर्व दिशा। तो ये उत्तर पूर्वी की ओर यह भूमि का टुकड़ा खिसकने लगा और यहाँ पर पहले से ही एक यूरेशियन प्लेट थी और इन दोनों के बीच में था टेथिस सागर। इस तरह से हमारे देश के पूर्व में भी बंगाल की खाड़ी यहाँ पर है, इस तरफ है अरब सागर है, दक्षिण में हिंद महासागर है। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर एक टेथिस सागर हुआ करता था। धीरे धीरे यह भूमि यहाँ पर खिसकती गई और यहाँ पर जो सागर था वह समाप्त हो गया। सागर समाप्त कैसे हो गया, आपको मालूम होगा कि नदियों का प्रवाह हमेशा समुद्र की ओर होता है कि जब नदियाँ पहाड़ों से बहकर आती हैं तो अपने साथ में मिट्टी, मलबा, बालू और अनेक तरह के अवसाद लेकर आती हैं। तो यूरेशियन प्लेट की तरफ से आने वाली नदियाँ इस तरफ आ रही थी और इधर की नदियाँ इधर को जा रही थी। तो इन नदियों के माध्यम से जो कंकड़ पत्थर थे, मलबा था, वह यहाँ पर आता गया और धीरे धीरे टेथिस सागर में मलबा जमा होने लगा। और जब धीरे धीरे मलबा यहाँ पर जम गया तो यहाँ पर टेथिस सागर समाप्त हो गया और धीरे धीरे यह प्लेट भी इस तरफ को बढ़ रही थी। तो इस तरह से जो मलबा था वह ऊपर की ओर उठता गया। अब यहाँ पर जो टेथिस सागर था वह धीरे धीरे पूरा समाप्त होता गया और इसी टेथिस सागर पर बना है हिमालय पर्वत। और इसी टेथिस सागर पर निर्माण हुआ है हमारे उत्तर के मैदान का, जो कि इस तरफ का आप इलाका देख रहे हैं। तो इस तरह से जो हमारे देश का उत्तरी मैदान है और हिमालय पर्वत है, यह पूरी तरह से टेथिस सागर में बना हुआ है। और वर्तमान की बात करें तो जो इंडियन प्लेट है यह अभी भी इस ओर खिसकती जा रही है। तो धीरे धीरे इस प्रकार से इस पहाड़ का निर्माण हुआ है। ये पर्वत श्रृंखलाएं पश्चिम पूर्व दिशा में सिंधु से लेकर ब्रह्मपुत्र तक फैली हुई हैं। पश्चिम पूर्व दिशा कौन सी है, ये पश्चिम है, ये पूर्व है और यहाँ से लेकर के ये सभी यहाँ तक फैली हुई हैं। यहाँ पर सिंधु नदी है, यहाँ पर ब्रह्मपुत्र नदी है और एक पॉइंट है जिसको नंगा पर्वत कहा जाता है। यहाँ से लेकर के महान हिमालय जो है वह तिब्बत के नामचा पर्वत तक फैला हुआ है। तो यह इस तरह से हिमालय का फैलाव है। हिमालय विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है और अत्यधिक असम अवरोधों में से एक है, अर्थात यह दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है और यहाँ पर बहुत अधिक असमानता देखने को मिलती है। इसकी जो लंबाई है वह टोटल 2400 किलोमीटर के लगभग है और इसकी चौड़ाई की बात करें तो यहाँ पर जो कश्मीर का इलाका है यहाँ पर इसकी चौड़ाई लगभग 400 किलोमीटर है और अरुणाचल प्रदेश जो इस तरफ का इलाका है यहाँ पर 150 किलोमीटर है। अब आप सोच रहे होंगे कि इसकी चौड़ाई में इतना अंतर क्यों है, तो हो सकता है कि जो इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराई है वह इस तरफ इसका प्रेशर ज़्यादा रहा हो तो यह हिस्सा
ज़्यादा दब गया और ज़्यादा ऊपर की ओर उठ गया, जबकि यह हिस्सा यहाँ पर कम दबाव पड़ा हो तो यह थोड़ा सा फैल गया है और इसकी ऊंचाई कम है। तो यहाँ पर आपको बता दें कि यहाँ पर ऊंचाई थोड़ी कम देखने को मिलेगी और यह पर्वत थोड़ा सा ऊंचा उठ गया है, तो यहाँ पर सकरा हो गया है। यहाँ पर पर्वत सकरा है, यहाँ पर चौड़ा है, तो हो सकता है कि यह इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट के दबाव के कारण इस तरह से हुआ है। इसको समझने के लिए आप गीली मिट्टी को हाथ में लीजिए और उसको दोनों हथेलियों से दबाइए। जिस जगह पर आप ज़्यादा प्रेशर देंगे वहाँ पर आप देखेंगे कि मिट्टी ज़्यादा ऊंची उठ गई है और वहाँ पर सकरी हो जाएगी, और जहाँ पर प्रेशर कम रहेगा वहाँ पर मिट्टी चौड़ी रहेगी और उसकी ऊंचाई कम हो। तो इस तरह से जो हिमालय पर्वत में जो बलय पड़ी है वो यहाँ पर चौड़ाई के रूप में ज़्यादा देखने को मिलती है और यहाँ पर ऊंचाई के रूप में ज़्यादा देखने को मिलती है। इसके साथ ही पश्चिमी भाग की अपेक्षा पूर्वी भाग की ऊंचाई में अधिक विविधता देखने को मिलती है। ये पश्चिमी भाग है, ये पूर्वी भाग है। तो यहाँ पर जो है जो चोटियाँ हैं, शिखर हैं, इनकी औसत ऊंचाई लगभग बराबर है, लेकिन यहाँ पर बहुत ही ऊंचे और बहुत ही नीचे शिखर देखने को मिलते हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे कंचनजुंगा और एवरेस्ट की चोटियाँ हैं, वह सब इसी क्षेत्र में देखने को आपको मिलेंगी। देशांतरीय विस्तार के साथ हिमालय को 3 भागों में बांट सकते हैं। इन श्रृंखलाओं के बीच बहुत अधिक संख्या में घाटियां पाई जाती। हम इस मैप को थोड़ा सा जूम करके समझने का इसको प्रयास करते हैं। और आप यहाँ पर देख रहे होंगे ये 3 लाइन यहाँ पर आपको दिखाई दे रही हैं। ये पहली लाइन है, ये दूसरी लाइन है और ये यहाँ पर तीसरी लाइन है। इन तीनों लाइन को आप समझने का प्रयास करें। ये जो सबसे ऊपर की लाइन है यह है महान हिमालय, या इसको कहते हैं आंतरिक हिमालय, या इसको हिमाद्री भी कहते हैं, या इसको ग्रेट हिमालय के नाम से भी जाना जाता है, इसको बृहद हिमालय भी कह सकते हैं, जो इस हिमालय की सबसे पहली श्रृंखला है। इस हिमालय श्रृंखला को आंतरिक हिमालय क्यों कहा जाता है, इसको हम समझने का प्रयास करते हैं। आप यहाँ पर देखेंगे कि हिमालय का निर्माण एक अर्ध गोलाकार में हुआ है। तो गोले के अंदर जो होगा वो अंदर होगा, उसके बाहर जो होगा वह बाहर होगा। तो इस तरह से देखा जाए तो इस गोलाई की 3 लेयर हैं, 3 श्रृंखलाएँ हैं इस तरह से। तो इस तरह से पहली श्रृंखला यह है जो कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, जिसको महान हिमालय या हिमाद्री के नाम से जाना जाता है। दूसरी श्रृंखला जो है इसको निम्न हिमालय या लघु हिमालय या हिमाचल हिमालय के नाम से जाना जाता है। और तीसरी श्रृंखला जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है यह है शिवालिक। तो इस तरह से 3 पर्वत श्रेणियों में पूरे हिमालय को बांटा गया है। और इन हिमालयों के बीच में जो जगह आप देख रहे हैं इसको घाटी कहा जाता है। अब हम यहाँ पर महान हिमालय या आंतरिक हिमालय का विस्तार से वर्णन करेंगे। सबसे उत्तरी भाग में स्थित श्रृंखला को महान या आंतरिक हिमालय या हिमाद्री कहा जाता है। अभी हमने आपको बताया था कि यहाँ पर 3 पर्वत श्रृंखलाएं हैं। सबसे पहली जो है इस तरफ है, इसको कहेंगे हम महान हिमालय, दूसरा है लघु हिमालय और तीसरी है शिवालिक पर्वत श्रेणी। अब इनका निर्माण किस प्रकार से हुआ है वह भी हम आपको बताते हैं। यहाँ पर देखिए जो इंडियन प्लेट है और ये है यूरेशियन प्लेट, इनके बीच में जो जगह थी इसमें किस प्रकार से इस पर्वत का निर्माण हुआ होगा। तो यह तो रहा कुछ मैदान जो कि उत्तर का मैदान है। इसके बाद आप देखेंगे तो ये हो गया आपका पहला शिवालिक श्रेणी। इसके बाद आप आगे चल लें तो ये हो गई आपकी हिमाचल हिमालय, और इससे ऊपर बात करें तो ये हो गया आपका महान हिमालय। तो इस प्रकार से 3 श्रेणियां बनी यहाँ पर। और इसके बाद भी कुछ श्रेणियों का निर्माण हुआ है, जैसे तिब्बत का पठार है यहाँ पर। उसके बाद आप आगे जाएंगे तो किल्लियोन का पठार है, लेकिन उसके बारे में हमें यहाँ पर अध्ययन नहीं करना है। हम यहाँ पर सिर्फ हिमालय पर्वत का अध्ययन करेंगे। तो आपको इतना समझ में आ गया होगा कि जो 3 श्रेणियाँ हैं वह किस प्रकार से बनी हैं। तो जो सबसे उत्तर की ओर पर्वत श्रेणी है वह सबसे ऊंची है। उसके बाद जो दक्षिण की ओर श्रेणी है वह उससे कुछ छोटी है। और उसके बाद जो सबसे बाहरी इलाका है यहाँ पर जो शिवालिक श्रेणी है वह बहुत ही नीची है। अब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं महान हिमालय की। तो जो सबसे आंतरिक हिमालय है यह सबसे अधिक सतत श्रृंखला है, जिसमें 6000 मीटर की औसत ऊंचाई वाले सर्वाधिक ऊंचे शिखर हैं। इसमें हिमालय के सभी प्रमुख शिखर हैं। यहाँ पर बहुत सारे शिखर आपको देखने को मिलेंगे। ये सभी शिखर इसी हिमालय पर हैं। और यहाँ पर एक और जो चोटी है वह है
K2 जो कि हिमालय में नहीं आती है। इसके बारे में हम आपको बाद में बताएंगे। महान हिमालय के वलय की प्रकृति असममित है, अर्थात ये सममित नहीं है। हिमालय के इस भाग का क्रोड ग्रेनाइट का बना है। यह श्रृंखला हमेशा बर्फ से ढकी रहती है। इसमें बहुत सी हिमानियों का प्रवाह होता है, यहाँ से बहुत सारी नदियों का प्रवाह होता है। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि हिमालय की इस पर्वत श्रृंखला से बहुत सारी नदियों का प्रवाह होता है, बहुत सारी नदियों का उद्गम स्थल है। इसके बाद जो दूसरी श्रेणी हमने आपको बताई थी यह है हिमाचल हिमालय या निम्न हिमालय। हिमाद्री के दक्षिण में स्थित श्रृंखला सबसे अधिक असम है। अब जो हिमाद्री यानी कि महान हिमालय के दक्षिण में जो पर्वत श्रृंखला है यह सबसे अधिक असम है। इन श्रृंखलाओं का निर्माण मुख्यतः अत्यधिक संपीड़ित तथा परिवर्तित शैलों से हुआ है। ऊंचाई की बात करें तो 3700 मीटर से लेकर इनकी ऊंचाई 4500 मीटर के बीच और औसत चौड़ाई 50 मीटर तक होती है। पीर पंजाल श्रृंखला सबसे लंबी तथा सबसे महत्वपूर्ण श्रृंखला है। धौलाधार एवं महाभारत श्रृंखलाएं भी महत्वपूर्ण हैं। इसी श्रृंखला में कश्मीर की घाटी है तथा हिमाचल के कांगड़ा और कुल्लू की घाटियां स्थित हैं। मतलब जो हिमाचल प्रदेश जब आप जाते हैं तो कुल्लू मनाली जो है वह इसी पर्वत श्रेणी के बीच में है और कश्मीर की जो घाटी है वह भी इसी श्रेणी में आती है। इस क्षेत्र को पहाड़ी नगरों के लिए जाना जाता है। अब हम बात करेंगे हिमालय के सबसे बाहरी श्रृंखला की, जो कि शिवालिक के नाम से जानी जाती है। यह हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला है। चौड़ाई की बात करें तो 10 से लेकर 50 किलोमीटर तक चौड़ाई है इसकी, और ऊंचाई की बात करें तो 900 से लेकर 1100 मीटर के बीच इसकी ऊंचाई है। अब आपको इतना तो समझ में आ गया होगा कि जो महान हिमालय है या आंतरिक हिमालय है यह सबसे ऊंचा है, और उसके बाद आपका जो छोटा हिमालय है या लघु हिमालय है ये हिमाचल हिमालय है, यह उससे नीचा है, और उससे भी नीचा इलाका है आपका शिवालिक हिमालय का। तो इस तरह से ही पर्वत श्रेणियां हैं, और उसके बाद जो मैदान है वह है उत्तर का मैदान। तो इस तरह से जब हम हिमालय की ओर जाएंगे तो हमें इस तरह से पहले हमें उत्तर का मैदान, फिर इसके बाद शिवालिक श्रेणियां, और इसके पश्चात हमें निम्न हिमालय, और उसके बाद हम महान हिमालय तक पहुंचेंगे। तो ये इस तरह से हमारे हिमालय का स्ट्रक्चर है। ये श्रृंखलाएं उत्तर में स्थित मुख्य हिमालय की श्रृंखलाओं से नदियों द्वारा लाई गई स्पिंडित अवसादों से बनी हैं। अर्थात जो हिमालय की नदियां हैं उनके द्वारा जो मिट्टी बहा कर लाई गई है उससे इनका निर्माण हुआ है, और इसी मिट्टी से उत्तर के मैदान का भी निर्माण हुआ है, जिसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। ये घाटियां बजरी तथा जलोढ़ मिट्टी की मोटी परत से ढकी हैं। हमने देखा था कि महान हिमालय है या जो आंतरिक हिमालय है यह हमेशा बर्फ से ढका रहता है, लेकिन यहाँ पर यह जलोढ़ मिट्टी या बजरी से ढकी हुई रहती हैं। निम्न हिमाचल तथा शिवालिक के बीच में स्थित लंबवत घाटी को दून के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ पर जो निम्न हिमालय है, कौन सा हिमालय है? नीचे वाला है, और शिवालिक के बीच में जो घाटी है इसको, जैसा कि हमने आपको बताया था कि दो पर्वत श्रृंखलाओं के बीच की जो जगह होती है उसको घाटी के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पर जो निम्न हिमालय है और शिवालिक के बीच की जो जगह है यहाँ पर दून के नाम से इसको जाना जाता है। यहाँ पर आपने नाम सुने होंगे, देहरादून, पाटली दून, ये सब इसी जगह पर हैं। इस उत्तर दक्षिण के अतिरिक्त हिमालय को पश्चिम से पूर्व तक स्थित क्षेत्रों के आधार पर भी हम बांट सकते हैं। इस वर्गीकरण को नदी घाटियों के सीमाओं के आधार पर किया गया है। उदाहरण के लिए सतलुज तथा सिंधु के बीच स्थित हिमालय के भाग को पंजाब हिमालय के नाम से जाना जाता है। इसको बताने के लिए हमने हिमालय को 4 अलग अलग कलर में आपको बांटकर बता दिया है कि ये अलग अलग हिमालय के पार्ट हैं। पश्चिम से पूर्व तक क्रमशः ऐसे कश्मीर तथा हिमाचल हिमालय के नाम से जाना जाता है। सतलुज तथा काली नदियों के बीच स्थित हिमालय को कुमायूं हिमालय के नाम से जाना जाता है। मतलब सतलुज नदी और काली नदियों के बीच के हिमालय को, ये जो इलाका है यह कुमायूं हिमालय के नाम से जाना जाता है। और काली और तीस्ता नदियाँ नेपाल हिमालय का निर्माण करती हैं। इसके साथ ही तीस्ता और देहांग नदियाँ असम हिमालय का निर्माण करती हैं, ये असम हिमालय है। और ब्रह्मपुत्र हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा बनाती है। जो ब्रह्मपुत्र नदी है वह हिमालय की पूर्वी सीमा बनाती है। और इसके बाद दिहांग महाखड्ड गाज के बाद हिमालय दक्षिण की ओर एक तीखा मोड़ बनाते हुए भारत के पूर्वी सीमा तक फैल जाती है। आप यहाँ पर देख रहे होंगे ये इस तरफ की ओर तीखा मोड़ बनाकर फैल गई है। अब हम यहाँ पर ये जानेंगे कि गार्ज किसे कहते हैं। गार्ज एक तरह से इस तरह की एक आकृति होती है जो कि पहाड़ों के
बीच नदियों द्वारा बनाई जाती है। ये पहाड़ होते हैं, पहाड़ के बीच में जब नदियाँ बहती हैं तो इस तरह से एक गाज बना लेती हैं और अपना बहाव इस तरह से जारी रखती हैं और उनके बीच में जो भी मलबा पत्थर आता है वो सब बहा कर ले जाती हैं और इस तरह से ये समुद्र में जाकर मिल जाती हैं। भारत की पूर्वी सीमा तक फैल जाता है। यहाँ पर जो हिमालय पूर्वी सीमा तक फैला हुआ, इन्हें पूर्वांचल या पूर्वी पहाड़ियों तथा पर्वत श्रृंखलाओं के नाम से जाना जाता है। कौन सा हिमालय? इस तरफ वाला हिमालय। ये पहाड़ियाँ उत्तर पूर्वी राज्यों से होकर गुजरती हैं तथा मजबूत बलुआ पत्थर जो अब सादी शैल हैं से बनी हैं, एक घने जंगलों से ढकी हैं तथा अधिकतर समानांतर श्रृंखलाओं तथा घाटियों के रूप में फैली हैं। पूर्वांचल में पटकाई, नागा, मिजो तथा मणिपुर पहाड़ियाँ शामिल हैं, जैसा कि इनके राज्यों के नाम से ही ज्ञात होता है। चलिए अब हम हिमालय के कुछ ऊंचे शिखर की बात करते हैं। यह माउंट एवरेस्ट है जो कि नेपाल में है और यह 8,848 मीटर ऊंचा है। यह हिमालय की पर्वत श्रृंखला का सबसे ऊंचा शिखर है। इसके बाद ऊंचाई के अनुसार जो दूसरे नंबर पर शिखर आता है वह है कंचनजुंगा जो कि भारत में है और इसकी ऊंचाई 8,598 मीटर है। यहाँ पर आपको एक बात और याद रखना है कि हिमालय पर्वत पर भारत का सबसे ऊंचा शिखर कंचनजुंगा है, जबकि हिमालय का सबसे ऊंचा शिखर माउंट एवरेस्ट है। माउंट एवरेस्ट नेपाल में है जबकि कंचनजुंगा भारत में है। तीसरे नंबर का शिखर है मकालू जो कि नेपाल में है। इसकी ऊंचाई 8,481 मीटर है। ये धौलागिरी पर्वत है जिसकी ऊंचाई 8,172 मीटर है। नंगा पर्वत भारत में है जो कि हिमालय के पश्चिम में है और यहीं से हिमालय की शुरुआत होती है। इसकी ऊंचाई 8,126 मीटर है। अन्नपूर्णा पर्वत नेपाल में है। इसकी ऊंचाई 8,078 मीटर है। नंदा देवी पर्वत भारत में है। इसकी ऊंचाई 7,817 मीटर है। कामेट पर्वत भारत में है। इसकी ऊंचाई 7,756 मीटर है। नामचा बरुआ जो कि भारत में है, इसकी ऊंचाई 7,756 मीटर है। गुरुला मंदाता नेपाल में है। इसकी ऊंचाई 7,728 मीटर है। अब आप लोग जल्दी से एक प्रश्न का जवाब दीजिए कि भारत में हिमालय का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है। अगला प्रश्न नोट कीजिए, हिमालय के रूप में ऊपर उठने के कारण किस समुद्र की समाप्ति हुई थी। अगला प्रश्न, हिमाद्री की 3 विशेषताएं बताइए। अगला प्रश्न, भारत में हिमालय के ऊंचे शिखर के नाम बताइए तथा इनकी ऊंचाई भी लिखिए। आपको यहाँ पर ये बताना है कि भारत में हिमालय के कौन कौन से शिखर हैं और इनकी ऊंचाई कितनी है।